अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, कल हमने पढ़ा था इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मैंने आपको इसकी दो हेडिंग्स बताई थी जो आपकी बुक में है। नंबर 1 हम पढ़ा था कि डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन, उसकी प्रिडिक्शन किस तरह से कर सकते हैं। ये सारा टॉपिक आपने कल सीख लिया था। ये 3 इसकी जनरलाइजेशन या फार्मूलाज हैं, किस तरह से हम उसकी डायरेक्शन को बता सकते हैं। आज का टॉपिक है कि हम किस तरह से एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन उसकी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम टॉपिक पे आएँ, मैं आपको बता दूं, कल मुझे एक स्टूडेंट का मैसेज भी आया था कि उसकी बुक में ये जो पिक्चर्स हैं इनके ऊपर ये लाइंस नहीं लिखी हुई। तो हो सकता है कि आप में से भी बहुत से स्टूडेंट ऐसे हों जिनकी बुक्स में ये लाइंस नहीं लिखी हुई। ये बुक जो है उसकी प्रिंटिंग में मिस्टेक है, आपने ये लाइंस लिखनी है। अगर आपकी बुक्स में लिखी हुई हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लिखी हुई तो मैं अभी पिक्चर इसकी सेंड कर दूँगी। ये लाइंस आप अपनी बुक पे भी लिखिए और अपनी अपनी जो कॉपीज़ है उसके ऊपर भी लिखिए। इसके साथ ये डायग्राम एक्सप्लेन होती है, इसके बगैर ये डायग्राम जो है ये इनकम्प्लीट है। चलिए आइए अपने टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक बहुत आसान है। इसमें बताया कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताता है कि उसकी प्रिडिक्शन किस तरह की जा सकती है। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का मतलब है रिएक्शन की हद। उर्दू मीडियम की बुक्स में इसका नाम रिएक्शन की हद का मतलब है ये रिएक्शन जो है ये कितनी देर में कंप्लीट होगा। क्या फौरी तौर पे कंप्लीट होगा इन फ्यू सेकंड, या कुछ लंबा अरसा लगाएगा, 1 दिन लगाएगा, 2 दिन लगाएगा, 1 महीना लगाएगा, या फिर ये कि इसका मॉडरेट रेट होगा, ना बहुत ज़्यादा फास्ट ना बहुत ज़्यादा स्लो। तो इधर इन्होंने ये बताया कि न्यूमेरिकल वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ये हमें इट प्रिडिक्ट्स द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। इट इंडिकेट टू विच एक्सटेंट रिएक्टेंट आर टू कन्वर्टेड टू, यानी रिएक्टेंट ये हमें बताते हैं रिएक्टेंट किस हद तक अपने प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं। इनफैक्ट इट मेजर्स हाउ फार आर रिएक्शन प्रोसीड बिफोर इस्टेब्लिशिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यानी हमें बताता है कि रिएक्शन कंप्लीट होने से पहले कितनी देर तक आगे जाता है, यानी कितनी देर तक रिएक्शन आगे जाएगा कि उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हासिल हो जाए। 3 उसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं। फर्स्ट उसकी पॉसिबिलिटी है कि अगर Kc की वैल्यू उसकी लार्ज होगी, तो इसमें बताया गया कि द लार्ज वैल्यू ऑफ Kc इंडिकेट दैट एट इक्विलिब्रियम पोजीशन द रिएक्टेंट मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट्स। यानी Kc की वैल्यू अगर लार्ज है, इसका मतलब है कि रिएक्टेंट सारे के सारे अब प्रोडक्ट में चेंज हो गए हैं और रिएक्टेंट तकरीबन जो हैं वो नेग्लिजिबल हैं और ये रिएक्शन तकरीबन कंप्लीट हो जाते हैं। इसकी एग्जांपल इन्होंने दी है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होती है, तो इसकी Kc की वैल्यू आप देख लीजिए 2.2 इंटू 10⁻²²2। ये हमें बताता है कि रिएक्शन फौरी तौर पे इमीडिएटली कंप्लीट होता है। इसके स्केच से आप देखिए कि रिएक्टेंट अगर 100% है तो ये जब रिएक्शन कंप्लीट होगा या जब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा तो ये रिएक्टेंट तकरीबन सारे के सारे अब प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे। यानी ये 100 वाली जो कंडीशन है, जब इस पे आएगा तो ये जो रिएक्शन है ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा और ये फौरी तौर पे फ्यू सेकंड के अंदर ही ये रिएक्टेंट अपने प्रोडक्ट में मुकम्मल तौर पे चेंज हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में जो रिएक्शन होता है उसमें सारे रिएक्टेंट ही उसमें सारे अपने प्रोडक्ट ही होते हैं, रिएक्टेंट उसमें में ना होने के बराबर। फिर इसके बाद सेकंड वाला है कि जो स्मॉल वैल्यू अगर हो Kc की, उसमें बताया कि यहाँ रिएक्टेंट अपने प्रोडक्ट में बहुत स्लोली चेंज होते हैं और जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास आता है तो उसमें हमें सिर्फ रिएक्टेंट ही दिखाई देते हैं। अब जो होते हैं प्रोडक्ट्स वो इतने ज़्यादा दिखाई नहीं देते। सच टाइप ऑफ रिएक्टेंट्स जो होते हैं नेवर गो टू कंप्लीशन। ये वही बात है स्केच में कि रिएक्टेंट ही रिएक्टेंट होते हैं, बहुत कम अपने प्रोडक्ट में चेंज होते हैं, चाहे इसको 1 महीना लग जाए, 2 महीने लग जाए, या अगर इसको दिनों के हिसाब से देखें, अगर एक रिएक्शन अगर फ्यू सेकंड में मुकम्मल हो रहा है तो यहाँ घंटों हो गए रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं आ रहा। तो यहाँ जो होगा उसकी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू जो होगी वो बहुत स्मॉल होगी। आपकी बुक में उन्होंने एग्जांपल बता दिया। अमोनिया है, ये जब डिकम्पोज होता है नाइट्रोजन हाइड्रोजन में चेंज होता है, बहुत स्लोली ये कंप्लीट होगा और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा वो ये 3.0 इंटू 10⁻⁹ आएगा। अमूमन अगर आप कहीं और ये वाली इक्वेशन देखें तो इस फार्मूला में उन्होंने ऊपर इसमें टेम्परेचर दिया होता है, प्रेशर दिया होता है, इसका कैटलिस्ट होता है, फिर ये रिएक्शन कंप्लीट होता है। आम विदाउट किसी भी
भी कंडीशन के रिएक्शन बहुत स्लोली कंप्लीट होगा, इसलिए इसकी जो Kc की वैल्यू स्मॉल होती है। थर्ड नंबर पे एक न्यूमेरिकल वैल्यू जो Kc है ये नीदर स्मॉल और ये नॉर लार्ज, यानी ना बहुत ज़्यादा छोटी ना बहुत ज़्यादा बड़ी, और इसकी जो वैल्यूज़ होती हैं इतनी कंपेरेबल होती हैं हम उसको आमतौर पे उससे कैलकुलेट भी हम कर सकते हैं। सच रिएक्शन है कंपेरेबल अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, फॉर एग्जांपल N2O4 रिवर्सिबल रिएक्शन 2NO2 और इसकी Kc की वैल्यू 0.211 है। अगले पेज पे इसकी 2 लाइंस है इसकी डिटेल की कि इट इंडिकेट दैट द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O4 एंड कॉम्बिनेशन ऑफ to form N2O4 are almost combination of NO2 and N2O4 are almost comparable to each other। यानी ये जब N2O4 डिकम्पोज होता है 2NO2 बनाता है, 2NO2 फिर इकट्ठा होता है फिर NO2 बनाता है, ये जो भी रेट होता है वो इतना रेट होता है कि हम उसको आम कैलकुलेटर पे उसकी कैलकुलेशन भी हो सकती है और उसको हम कंपेयर भी कर सकते हैं। तो ये आज आपका टॉपिक भी कंप्लीट हो गया, आपका चैप्टर भी कंप्लीट है। आपने ये टॉपिक अपनी कॉपीज़ पे लिखना है और याद करना है। ये सवाल अमूमन मुकम्मल अगर आता तो इतना नहीं, लेकिन ये मुकम्मल लॉन्ग में आ भी सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये शॉर्ट में कोई एक इसकी वैल्यू के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, लेकिन आपने सारा याद करना है। थैंक यू।